हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। इस वीडियो से हम लोग यहाँ पर फ्लूइड मैकेनिक्स का एक और नया चैप्टर दैट इज डायमेंशनल एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं। डायमेंशंस क्या होती हैं? तो देखिए, अलग अलग तरह की फिजिकल क्वांटिटीज हम लोग हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्टडी करते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स में क्योंकि हमें यहाँ पर मॉडल्स बनाने होते हैं, अलग अलग जो फॉर्मूलेज है उनको डेराइव करने होता है, और प्लस जो हम लोगों ने इक्वेशंस डेराइव करी है उनकी चेकिंग भी करनी होती है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर डायमेंशनल एनालिसिस को भी स्टडी करते हैं। अभी डायमेंशनल एनालिसिस के फायदे क्या हैं, व्हाट आर द यूज ऑफ दिस डायमेंशनल एनालिसिस, वो मैंने जस्ट अभी आपको काउंट करवाए। पहला यूज था कि कोई भी अगर आपने इक्वेशन डेराइव करी है तो वो कितनी हद तक वैलिड है वो आप चेक कर सकते हो। दूसरी बात, आप अगर एक पर्टिकुलर एक्चुअल डिवाइस है उसकी वर्किंग को चेक करने के लिए पहले मॉडल बना रहे हो तो उसके मॉडल एनालिसिस करने के लिए भी डायमेंशनल एनालिसिस का यूज किया जाता है। वहीं इसके अलावा अगर आपके पास कोई एक पर्टिकुलर इक्वेशन, कोई एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए आपको फॉर्मूला डिराइव करना है तो कई बार वो फॉर्मूले डेरिवेशन के लिए भी डायमेंशनल एनालिसिस का यूज किया जाता है। खैर, अभी पहले फिलहाल स्टार्ट करते हैं हम लोग कि डायमेंशंस कितने तरह की होती है जो हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। तो ये यहाँ पर आप लोग सभी जानते हो कि हम लोग अलग अलग तरह के यूनिट्स के सिस्टम्स पढ़ते हैं, लेकिन अगर मैं यूनिट्स के सिस्टम्स को इग्नोर करूं तो वहां पर मैं हर एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में चेक करता हूं कि दैट देयर आर सम बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज इन्वॉल्व्ड। वो जो पर्टिकुलर फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं, एज द प्राइमरी क्वांटिटीज। So what are the basic fundamental primary quantities? ये यहां पर हम लोग देख लेते हैं that fundamental primary quantities are primary quantities जो कि हम लोग स्पेशली अगर यहां पर मैं बात कर रहा हूं इन द फ्लूइड मैकेनिक्स तो हम लोग टोटल 3 तरह की फंडामेंटल क्वांटिटीज को जनरली यूज करते हैं। द फर्स्ट वन इज फॉर द मास। मास के लिए वैसे तो यूनिट आप लोगों को पता है कि हम लोग केजी यूज कर सकते हैं या फिर हम लोग पाउंड्स यूज करते हैं, लेकिन यही मास को अगर मैं डायमेंशंस के फॉर्म में लिखूं तो इसके लिए यूज किया जाता सिंबल एज कैपिटल एम। सिमिलरली लेंथ हमारी सेकंड फंडामेंटल क्वांटिटी है और इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एल। थर्ड वन इज टाइम, और टाइम के लिए हम लोग यूज करते हैं कैपिटल टी। ये हमारे डायमेंशंस के सिंबल हैं। वहीं इसके अलावा एक और क्वांटिटी आती है जो कि जनरली अगर आप एयर के बारे में स्टडी कर रहे हो तो यूज किया जाता है, एंड दैट इज द टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए हम लोग डिनोट करते हैं बाय थीटा। खैर, हम लोग यहाँ पर इसको इग्नोर करेंगे बिकॉज वी आर नॉट एक्चुअली स्टडीइंग अबाउट द एयर और कंप्रेसिबल फ्लूइड्स। हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं अबाउट इनकंप्रेसिबल फ्लूइड्स, दैट इज लिक्विड्स के बारे में स्टडी करते हैं। हाँ, आप लोग जब यही कंप्रेसिबल फ्लूइड्स या एयर के बारे में पढ़ते हो तो वो स्टडी कहलाती है एज द थर्मोडायनामिक्स। एंड एयर की फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ डील करने के लिए मैकेनिकल इंजीनियर्स इसको एक अलग सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ते हैं। लेकिन अगर मैं अभी यहाँ पर फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करता हूँ विच इज कॉमन फॉर बोथ सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, तो उनके लिए ये बेसिक 3 प्राइमरी और फंडामेंटल क्वांटिटीज है और इनके लिए डायमेंशंस के सिंबल्स है। इसके अलावा ये जो हमने यहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटीज देखी है, इसी के अलावा अच्छा इन्हीं के अगर मैं एग्जांपल्स देखूं तो देखिए एग्जांपल्स क्या होते हैं कि ऐसी एग्जैक्टली इनमें से कोई एक डायमेंशंस रखने वाली जो भी क्वांटिटी होती है उसको क्या बोल देता है, एज द फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे कि अगर मैं सिर्फ मास की बात करता हूं तो ऑफ कोर्स मास के लिए मास ऑफ द बॉडी हो जाएगा हमारा। लेंथ के लिए अगर मैं बात करता हूं तो हाइट ऑफ द बॉडी हो सकता है या फिर विड्थ ऑफ द बॉडी हो सकता है, या फिर इवन अगर मैं चेक करता हूं लेंथ ऑफ द बॉडी विल आल्सो बी द फंडामेंटल क्वांटिटी। सिमिलरली अगर मैं टाइम की बात करता हूं तो टाइम पीरियड, ये भी हमारी एक फंडामेंटल
क्वांटिटी हो जाती हैं। इसी के अलावा अब यहाँ पर बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा सेकेंड टाइप ऑफ जो क्वांटिटीज हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, दैट आर द डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है? ये ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनमें इन तरह की फंडामेंटल क्वांटिटीज के दो क्वांटिटीज या तीन या उससे ज्यादा क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन से बनती हो तो उसको बोलते हो एज द डिराइव्ड क्वांटिटीज। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं? ऐसी क्वांटिटीज विच आर एक्चुअली derived by combining two or more fundamental primary quantities, then such quantities will be known as your derived quantities। दो या उससे ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज के कारण बन रही हैं। तो यहां पर मैं चलिए डेफिनेशन तो पहले ही लिख देता हूं, आर द क्वांटिटीज दैट आर derived by the combination of two or more primary quantities of fundamental क्वांटिटीज। अच्छा चलिए अब इसके लिए भी एग्जांपल की बात करते हैं। तो एग्जांपल इसमें बहुत सारे लिख सकते हैं आप। एज देखिए वेलोसिटी, मीटर भी आता है, सेकंड भी आता है, इसका मतलब लेंथ भी आ रही है और टाइम भी आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली एक्सेलरेशन, फोर्स, स्ट्रेस, विस्कोसिटी, ये सभी कुछ हमारे क्या हो जाएंगे एज द डिराइव्ड क्वांटिटीज। जनरली जब हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस स्टडी करते हैं तो ऑफ कोर्स वहां पर हम लोगों को हर एक पर्टिकुलर क्वांटिटी की डायमेंशंस पता होनी चाहिए। और डायमेंशंस पता करना इनके लिए तो बहुत आसान है क्योंकि इनमें तो सिर्फ एक ही डायमेंशन है। क्या है इसके अंदर? ओनली वन डायमेंशन ऑफ क्वांटिटी इज एक्चुअली प्रेजेंट, ठीक है। या तो मास प्रेजेंट होगा, या तो लेंथ प्रेजेंट होगा, या फिर टाइम प्रेजेंट होगा, तो उसको आप बोल देते थे एज द प्राइमरी क्वांटिटी। लेकिन दो या उससे ज्यादा अगर ये डायमेंशंस प्रेजेंट है तो उसको मैं क्या बोल देता हूं? एज योर डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो चलिए देखते हैं यहां पर हम लोग प्रैक्टिस कर लेते पहले कि भाई कोई भी पर्टिकुलर क्वांटिटी की हम लोग डायमेंशंस कैसे निकालें, क्योंकि कई बार काफी सारी एग्जाम्स में हम लोगों को अलग अलग क्वांटिटीज का डायमेंशंस पूछ लेता है इन द ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स। और अगर कन्वेंशनल एग्जाम है तो ऑफ कोर्स वहां पर हम लोगों को जो बड़े न्यूमेरिकल्स मिलते हैं उनमें हम लोग को छोटे छोटे जो हमारे क्वांटिटीज है उनके डायमेंशंस खुद ही से यूज करने पड़ते हैं। तो ऑफ कोर्स आगे बढ़े हम लोग तो ऑब्जेक्टिव और कन्वेंशनल दोनों को ही कवर करने के लिए मुझे यहाँ पर जितनी भी अलग अलग तरह की क्वांटिटीज हम लोग जनरली स्टडी करते हैं उनके लिए डायमेंशंस लिखना सीखना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों ने बात करी अभी यहाँ पर टोटल 3 तरह की डायमेंशंस की। द फर्स्ट वन वाज फॉर द मास, सेकंड वन इज फॉर द लेंथ एंड थर्ड वन इज फॉर द टाइम। तो हमेशा ही जो भी पर्टिकुलर क्वांटिटी दी होगी आप उसका डायमेंशन लिखते हो इन टर्म्स ऑफ दिस m raised to power a, l raised to power b, t raised to power c। a b c तीनों की ही वैल्यूज अलग अलग हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी। चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम अवर फर्स्ट क्वांटिटी। जैसे कि हम लोग लिखना चाहे अगर वेलोसिटी को, तो देखिए वेलोसिटी की यूनिट आप लोगों को ऑलरेडी पता है, दैट इज नथिंग बट दैट इज मीटर पर सेकेंड। मीटर किसकी यूनिट होती है? तो यहां पर हम लोगों को पता है कि मीटर होती है लेंथ की यूनिट, और मीटर की पावर क्या दिख रही है? 1 दिख रही है। जबकि अगर मैं सेकंड की पावर चेक करूंगा तो डिनोमिनेटर में है लेकिन पावर 1 है, डिनोमिनेटर में इसका मतलब -1 लिखना पड़ेगा। सो टाइम की यूनिट टाइम की पावर क्या है यहाँ पर? -1। और मास इधर वेलोसिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसलिए मास की पावर क्या लिख दूंगा मैं? 0 लिख दूंगा। तो इस तरह से आप इजीली डायमेंशंस लिख सकते हैं। चलिए सिमिलरली इसी तरह से मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वांटिटी की तरफ। तो सेकंड वन इज योर एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करता हूं, यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो आई होप आप सभी जानते हो। अच्छा मीटर है लेकिन क्या मास है? नहीं, मास नहीं है, मास की पावर 0। अच्छा लेंथ की पावर क्या दिख रही है? तो मीटर की पावर 1 है, लेकिन टाइम के लिए दिया हुआ है यहाँ पर सेकंड और इसकी पावर क्या दिख रही है? -2। तो इसलिए क्या लिख दोगे? t raised to power -2। ठीक है।
आई होप ये किस तरह से लिख रहे हैं, ये तो अभी शुरुआत है, हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर और भी बाकी क्वांटिटीज देखते हैं। तो ये सेकंड क्वांटिटी हमने देखी यहाँ पर। थर्ड क्वांटिटी चलिए यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट वन इज द एरिया। अच्छा, एरिया की यूनिट पहले बताओ, मीटर स्क्वायर होती है, लेकिन यहाँ पर जरा चेक करके बताओ मेरे को, क्या मास यूज हुआ है? नहीं यूज हुआ, इसलिए मास की पावर 0। क्या लेंथ यूज हो रहा है? हाँ बिल्कुल, लेंथ की पावर 2 दिख रहा है, मीटर की पावर 2, सो एल की पावर 2 लिख देता हूँ। लेकिन क्या टाइम यहाँ पर यूज हुआ है? नहीं, इसलिए टी की पावर 0 कर दोगे, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ अबाउट द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा यूनिट? मीटर क्यूब, ये तो आप सभी जानते हो। तो डायमेंशंस क्या हो जाएंगे? m की पावर 0, l की पावर 3 और t की पावर 0। देखिए मैं एकदम इजी से स्टार्ट कर रहा हूँ, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और भी क्वांटिटीज देखेंगे। अच्छा, फिफ्थ क्वांटिटी यहाँ पर हम लोग देखते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में ही, दैट इज योर डिस्चार्ज। मैं क्यों लिख रहा था, एक्चुअली दैट इज योर डिस्चार्ज, ठीक है। तो डिस्चार्ज के लिए पहले यूनिट बता दो क्या होती है, तो दैट इज मीटर क्यूब पर सेकंड, है ना, ठीक है। तो मीटर किसकी यूनिट है? मास है, मास है कि लेंथ है? दैट इज एक्चुअली द लेंथ, पावर 3। मास यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, सो m की पावर 0, l की पावर 3 और t की पावर, टाइम मतलब सेकंड, सेकंड की पावर क्या दिख रही? -1। सो ये हमारा डायमेंशन हो जाएगा फॉर द डिस्चार्ज। सिमिलरली चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई होप ये आप लोग यहाँ पर समझ पा रहे होंगे, मैं बहुत ही एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन इज मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट फॉर्मूला क्या होता है? एम डॉट लिखते हैं हम लोग इसको, लेकिन फॉर्मूला इसके लिए क्या होता है? रो इंटू क्यू, है ना। अच्छा, यहां पर ये बताओ रो के लिए यूनिट क्या होती है? केजी पर मीटर क्यूब। और क्यू क्या होता है? कि सॉरी, रो की यूनिट तो होगी, लेकिन क्यू की यूनिट क्या होती है? तो क्यू इज नथिंग बट दैट इज मीटर क्यूब पर सेकंड, सो दैट विल बी इक्वल्स टू केजी पर सेकंड, ठीक है। तो अगर इसके डायमेंशंस लिखनी है तो देखो, बताओ मास है क्या? हाँ बिल्कुल है। क्या लेंथ है? नहीं है। देखिए यहाँ पर केजी तो है, सेकंड तो है, लेकिन मीटर नहीं है। सो एल की पावर 0, टी की पावर -1, क्लियर है। तो इस तरह से डायमेंशंस आप लिख सकते हो। अच्छा, सिमिलरली चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सिमिलरली मेरे को बताओ मोमेंटम के लिए क्या लिखोगे? तो मोमेंटम को हम लोग डिनोट करते हैं P से, लेकिन P इज इक्वल्स टू होता क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। ये तो बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, मास के लिए यूनिट क्या यूज करते हैं? केजी, और वेलोसिटी के लिए क्या यूज करते हैं? मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अगर मैं डायमेंशंस लिखता हूं, देखो मास है क्या यहाँ पर पूरे में? केजी मास है, पावर 1 है, ये पावर 1 है। लेंथ मीटर है, पावर 1 है, और टाइम में दिख रहा है सेकंड, सेकंड पर सेकंड है, इसलिए टी की पावर -1, क्लियर है ना। सो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब बात करते हैं हम लोग अबाउट कितने हो गए थे यहाँ पर क्वांटिटीज हम लोगों ने अभी तक 7 देख लिए। चलिए अभी 8वां भी देखते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट वन इज फोर्स। फोर्स F इक्वल्स टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा, मास के लिए यूनिट क्या होती है? केजी। एक्सेलरेशन के लिए यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको लिखना चाहता हूं, मास की पावर क्या दिख रही है? 1 दिख रही है। लेंथ की पावर क्या दिख रही है? 1 दिख रही है। और टाइम की पावर क्या दिख रही है? -2 है ये, ठीक है। तो इस तरह से आप फोर्स के लिए डायमेंशन लिख दोगे। अभी देखिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट वन इज योर स्ट्रेस। स्ट्रेस जो भी आप यहां पर सिंबल यूज कर ले, लेकिन हम लोगों को ये पता है स्ट्रेस इज इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, ये सभी को पता है। अच्छा, फोर्स के लिए मैंने यहां पर यूनिट क्या लिखी थी? तो दैट वाज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन एरिया इज मीटर स्क्वायर। तो इसको अगर अगेन सॉल्व करते हैं तो ये लिख सकते हैं एज केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, डायमेंशंस बोलो चलो इसकी। m की पावर क्या है? 1। l की पावर क्या दिख रही है? डिनोमिनेटर में 1 है, इसलिए l की पावर -1 और t की पावर -2, क्लियर है। सो इस तरह से स्ट्रेस के लिए भी आपने डायमेंशन लिख लिया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अगेन ये सब तो सीखा ही था हम लोगों ने। अब बात करते हैं आगे, व्हाट विल बी योर डायनामिक विस्कोसिटी, या फिर डायनामिक विस्कोसिटी के पहले चलिए हम लोग एक काम करते हैं, वेलोसिटी
ग्रेडियंट की बात करते हैं। वेलोसिटी ग्रेडियंट के लिए अगर मैं पूछता हूं दैट व्हाट विल बी द डायमेंशन, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, du बाय dy। du मतलब क्या है, मीटर पर सेकंड में आएगा, और dy मतलब डिस्टेंस है, मीटर में आएगा। सो बच जाएगा क्या, सिर्फ सेकंड रेस्ट पावर -1। सो ऑफ कोर्स जब मैं यहाँ पर यूनिट लिखूंगा, सॉरी डायमेंशन लिखूंगा, तो मास की पावर 0, एल की पावर 0, टाइम की पावर -1 आ जाएगा। ठीक है ना। आई होप धीरे धीरे आप भी स्पीड यहाँ पर गेन कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 11th। अब चलिए देखते हैं अबाउट द विस्कोसिटी। लेकिन विस्कोसिटी भी कौन सी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं अबाउट द डायनामिक विस्कोसिटी। आपने टोटल 2 तरह की विस्कोसिटी देखी थी, तो यहाँ पर डायनामिक विस्कोसिटी की बात कर लेते हैं। अच्छा, डायनामिक विस्कोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या पता है आपको, टाउ इज इक्वल्स टू म्यू इनटू du बाय dy। टाउ क्या है, तो दैट इज योर स्ट्रेस। स्ट्रेस के लिए आपने क्या लिखा, kg पर मीटर सेकंड स्क्वायर। मैं बस यूनिट की बात कर रहा हूं। म्यू के लिए हमें निकालनी है, लेकिन du बाय dy क्या होता है, तो दैट इज पर सेकंड। ठीक है ना, तो दैट इज 1/s। ठीक है, तो यहां से देखिए 1/s में से एक s इस s को कैंसल आउट कर देगा। सो इसका मतलब ये म्यू के लिए क्या बच जाएगा, kg पर मीटर सेकंड। ठीक है, सो ऑफ कोर्स इसके लिए डायमेंशन में लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, m की पावर 1 दिख रहा है, kg की पावर 1 है, लेंथ की पावर -1 और t की पावर -1। क्लियर है। सो इजीली ये भी लिख सकते थे आप। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट 12th भी देख लेते हैं, दैट इज अबाउट द काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं बाय न्यू, लेकिन न्यू के लिए यूनिट याद करेंगे तो दैट इज इन मीटर स्क्वायर पर सेकंड। डायमेंशंस लिखना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा बोलो, m की पावर है क्या, नहीं है, तो m की पावर 0, लेंथ की पावर 2 दिख रही है, और टाइम की पावर क्या दिख रही है, -1। क्लियर है। सो इस तरह से आप इजीली यहाँ पर ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी लिख सकते हो। अच्छा, और कुछ बताओ चलो जिसके लिए यहाँ पर चाहिए आपको, दैट व्हाट विल बी द डायमेंशंस। और कोई 13th, तो यहां पर देखते चलिए। नेक्स्ट वन इज हेड। हेड की बात कर ले या फिर हेड लॉस की बात कर लूं मैं, तो ये भी यूज होती है जनरली टर्म्स, लेकिन हेड के लिए आप लोगों को पता है यूनिट इज मीटर। सो इसका मतलब जब डायमेंशन लिखूंगा तो m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर 0 होगी, बिकॉज ये सिर्फ मीटर किसकी यूनिट होती है, लेंथ की यूनिट होती है। सो चलिए आगे 14th देखते हैं, व्हाट इज पावर। तो पावर इज नथिंग बट पावर इज इक्वल्स टू, देखिए पावर कोई भी हो सकता है, चाहे वो आप शाफ्ट पावर की बात कर ले, वाटर पावर की बात कर ले, या पावर ट्रांसमिटेड की बात कर ले, या फिर पावर लॉस्ट की बात कर ले। पावर होता क्या है, तो दैट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। ठीक है। अच्छा ये बताओ चलो, फोर्स के लिए मैंने क्या लिखा था, kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वेलोसिटी के लिए क्या लिखूंगा, मीटर पर सेकेंड। यस और नो। सो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या लिखूं, kg इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड क्यूब, लिख सकते हैं इस तरह से। तो चलो डायमेंशंस बोलो इसके लिए, मास की पावर 1 दिख रहा है, लेंथ की पावर 2, टाइम की पावर -3। क्लियर है ना इस तरह से। सिमिलरली अगर मेरे को ये एनर्जी पूछता तो एनर्जी के लिए क्या आएगा, तो एनर्जी इज नथिंग बट दैट इज द रेट, दैट इज द कैपेबिलिटी टू डू वर्क। लेकिन अगर वर्क की बात करें तो वर्क क्या होता है, तो दैट इज नथिंग बट दैट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। अच्छा फोर्स के लिए मैंने क्या लिखा, दैट वाज kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मीटर में होता है। सो दैट विल बी इक्वल्स टू, देखिए ये तो हो गई यूनिट kg मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन अगर मैं डायमेंशन लिखना चाहूंगा तो मास की पावर क्या है, 1 है, लेंथ की पावर क्या दिख रही है, 2 है, और टाइम की पावर क्या दिख रही है, -2 है। क्लियर है। अच्छा चलिए इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं, व्हाट विल बी द टॉर्क। तो टॉर्क के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो T इज इक्वल्स टू नथिंग बट दैट इज इक्वल्स टू अगेन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही होता है टॉर्क। अच्छा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब
परपेंडिकुलर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायमेंशन तो सेम ही है, इसका मतलब टॉर्क का जो डायमेंशन होगा दैट विल बी सेम एज दैट ऑफ योर एनर्जी। क्लियर है? सिमिलरली हम लोगों ने इसके पहले भी और जो क्वांटिटीज देखी हैं उनमें से जैसे कि एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायमेंशंस भी सेम रह जाएगी आपकी। फोर्स कैलकुलेट करा तो वो चाहे आपका ड्रैग फोर्स हो, चाहे वो लिफ्ट फोर्स हो, चाहे वो शीयर फोर्स हो, सबके लिए डायमेंशन सेम है क्योंकि वो सभी के सभी है क्या, फोर्स है। स्ट्रेस की बात करी तो वो प्रेशर भी हो सकता है आपका, ठीक है, या फिर फोर्स पर यूनिट एरिया भी लिख सकते हैं, या फिर शियर स्ट्रेस भी लिख सकते हैं, तो सभी के लिए डायमेंशंस क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। सो इस तरह से आप यहाँ पर डायमेंशंस इजीली लिख सकते हो। अभी बात करते हैं आगे हम लोग अबाउट एन इंपॉर्टेंट लॉ, एंड दैट लॉ इज योर फोरियर लॉ ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। डायमेंशनल होमोजेनिटी। अच्छा, ये होता क्या है? तो देखिए, डायमेंशनल होमोजेनिटी का मतलब होता है दैट ईच टर्म ऑन बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन have same dimensions, then equation is said to be dimensionally homogeneous. ठीक है। अच्छा, अब ये जो पर्टिकुलर मैंने इक्वेशन लिखी है, ये जो स्टेटमेंट है, ये अधिकतर जो डिराइव्ड फॉर्मूलेज होते हैं, जो भी डिराइव्ड इक्वेशंस हैं, उन सभी के लिए एप्लीकेबल होती है। जनरली जो एम्पिरिकल फॉर्मूलेज होते हैं, एम्पिरिकल इक्वेशंस होती है जो कि हम लोग एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर डिराइव करते हैं, उनके लिए जनरली एप्लीकेबल नहीं होता। लेकिन ऐसे सभी इक्वेशंस जो कि आप डिराइव करते हो यूजिंग द फिजिकल लॉज और साइंस लॉज, तो वो सभी के सभी क्या होता है, हमारे डायमेंशनली होमोजीनियस होती है। अगर मान लीजिए मैं लिखता हूं a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी, ये इक्वेशन मेरी डिराइव्ड है, तो इसमें क्या होगा, डायमेंशंस ऑफ a will be equals to dimensions of b will be equals to dimensions of c। ठीक है। सिमिलरली, ये तो मैंने पहला पार्ट आपको एग्जांपल के रूप में बताया कि यहाँ पर समेशन है इक्वल्स टू 1 क्वांटिटी। सिमिलरली अगर मान लीजिए मैं ये बोलता हूँ दैट a इंटू बी इज इक्वल्स टू c है, ठीक है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा दैट द डायमेंशंस ऑफ a इंटू बी शुड बी इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ c। अगर मान लीजिए सब्ट्रैक्शन आता तो भी काम वही होता जो कि हमने इसके पहले भी देखा है। सिमिलरली अगर मान लीजिए वो ये बोलता है दैट फर्स्ट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय सेकेंड क्वांटिटी प्लस c इज इक्वल्स टू d इंटू e प्लस f, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा प्लस और माइनस से सेपरेट होती है कोई भी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे दैट डायमेंशंस ऑफ a बाय b should be equals to dimensions of c should be equals to dimensions of d क्रॉस e, क्योंकि देखिए d और e प्रोडक्ट हुआ है या डिवीजन हुआ है तो आप उनको एक ही टर्म में काउंट करोगे। सिमिलरली f पॉजिटिव प्लस करने के बाद f आया है तो इन सभी की डायमेंशंस किसके बराबर रहेगी, f और c के बराबर रहेगी। सो दिस इज एक्चुअली द बेसिक ऑफ योर डायमेंशनल होमोजेनिटी। किसने दी थी, तो दैट वाज गिवन बाय फोरियर। कई बार हम लोगों को क्वेश्चंस में ऐसा भी आ जाता है कि एक पर्टिकुलर इक्वेशन दे देता है वो आपको और पूछता है चेक वेदर द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली होमोजीनियस और नॉट। तो जितनी भी टर्म्स आपके उस पर्टिकुलर इक्वेशन में प्लस या माइनस के साथ सेपरेट होकर आई है
अगर डिवीजन हुआ है या फिर मल्टीप्लिकेशन हुआ है तो आप उनको एक ही टर्म काउंट करते हो। लेकिन हाँ, अगर बीच में प्लस या माइनस आया है या इक्वल टू आया है तो ऑफ कोर्स उनको आप अलग अलग क्वांटिटीज, अलग अलग से टर्म्स कंसीडर कर लेते हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया प्लस और माइनस लगा है बीच में, तो ए अलग हो गया, बी अलग हो गया और सी अलग हो गया। ठीक है, सिमिलरली यहां पर देखो a इंटू बी आया है, प्रोडक्ट को हम लोग अलग नहीं कर पाते, इसलिए a और b को कंबाइंड काउंट किया जाएगा। दैट द डायमेंशंस ऑफ a क्रॉस b, द प्रोडक्ट ऑफ a एंड b शुड बी इक्वल्स टू द डायमेंशन ऑफ c। सिमिलरली इधर देखेंगे, प्लस साइन इधर है तो प्लस के इस तरफ क्या है, a बाय b, इसका डायमेंशन c के डायमेंशन के बराबर होगा। सिमिलरली d क्रॉस e प्रोडक्ट है, प्लस और माइनस नहीं है, सब्ट्रैक्शन और एडिशन नहीं है, तो d और e का जो प्रोडक्ट होगा उसकी डायमेंशंस f के डायमेंशन के बराबर होनी चाहिए। और इन सभी की डायमेंशंस क्या होगी, क्योंकि सेम इक्वेशन है, लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों ही तरफ डायमेंशंस हर एक टर्म की क्या रहती है, सेम रहती है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने जो बोला है कि भाई सभी टर्म्स की डायमेंशन सेम, इसका मतलब ये है कि वो टर्म्स प्लस और माइनस से सेपरेट होनी चाहिए या फिर इक्वल टू से सेपरेट होनी चाहिए। प्रोडक्ट हो या फिर डिवीजन हो तो उनको आप सेपरेट नहीं करते हो एज डिफरेंट टू टर्म्स। सो आई होप ये बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। हाँ, डायमेंशनल होमोजेनिटी कैसे चेक करेंगे तो उस पर बिल्कुल आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स मुझे करवाने हैं, तो वो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम लोग करके देखते हैं। और यहाँ पर कुछ इक्वेशंस, कुछ क्वांटिटीज के बीच में रिलेशंस भी डिराइव करने के तरीके हैं। दो तरीके आते हैं, एक होता है रेले अप्रोच और दूसरा होता है बंकिंगम अप्रोच। इसके अलावा कुछ और भी नाम है जो कि हम लोग पढ़ते नहीं हैं, उनके नाम भी जानने हैं, और जो हम लोग पढ़ते हैं उनको भी पढ़ना बाकी है। तो चलिए, पक्की बात है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उन सभी को कवर करने के लिए। तब तक लगातार पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। हैप्पी इंजीनियरिंग।